we are talking about the strategic management model, जिसके कि 4 फेजेस या 4 स्टेप्स हम लोगों ने देखे थे। स्ट्रेटेजिक इंटेंट, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। और इसमें से अभी हम लोग स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक इंटेंट जिसमें कि हम लोग विजन के बारे में बात कर चुके हैं, मिशन के बारे में बात कर चुके हैं, वैल्यूज के बारे में बात की, बिजनेस डेफिनेशन के बारे में बात की। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था पिछली क्लास में अबाउट बिजनेस मॉडल। और अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजिक इंटेंट में ही अबाउट गोल्स, and objectives। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट में जो भी अलग अलग स्टेप्स हैं या अलग अलग कंपोनेंट्स हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट के, विजन, मिशन, वैल्यूज, बिजनेस डेफिनेशन। विजन यानी कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, मिशन हमें क्या करना है, वैल्यूज हमारे क्या प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम किसी हालत में छोड़ेंगे नहीं, बिजनेस डेफिनेशन हमारा बिजनेस क्या होगा अपॉन 3 डायमेंशंस ऑफ कस्टमर ग्रुप, कस्टमर फंक्शन एंड अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, बिजनेस मॉडल पैसा कहां से आएगा। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर बिजनेस एंटरप्राइज। ये असाइनमेंट एक बार और याद दिला दें आपको। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको बताना जिसके बारे में आपको पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल सर याद है सर। हाँ, तो ये असाइनमेंट तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा ये तो बताइए। ये मुझे व्हाट्सएप करिए नाम डिसाइड करके। ओके सर। ठीक, तो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जितनी भी चीजें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की हैं, विजन को हम लोगों ने डिफाइन किया जरूर, लेकिन विजन एक ऐसा टर्म है जो कि पहले भी सुना हुआ रहा ही होगा। मिशन का भी मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में था, वैल्यूज भी समझते थे। बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल यही दो ऐसे टेक्निकल टर्म्स थे जो कि इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कैसे डिफाइन किया जाएगा ये देखा होगा। तो हो सकता है कि विजन, मिशन और वैल्यूज के बारे में जो पिक्चर रही हो दिमाग में, एग्जैक्टली वही चीज आप लोगों को ना बताया गया हो, उससे कुछ अलग बताया गया हो, लेकिन फिर भी उन चीजों का भी कुछ आइडिया आप लोगों को पहले से रहा होगा। और इसी तरीके से उनसे भी ज्यादा कॉमन टर्म्स हैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। तो आशीष और आयुषी में से कोई बताए कि गोल्स का क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है। सर गोल्स जो लॉन्ग टर्म होते हैं और ऑब्जेक्टिव जो शॉर्ट टर्म होते हैं। कहाँ पढ़ा आपने? हेलो, ये कहाँ पढ़ा, कहाँ से देखा, कैसे जाना? सर मैंने पढ़ा था सर, कहीं नहीं पढ़ा था। चलिए, तो मतलब चलिए ठीक है, ये आंसर सही है। कुछ और भी डिफरेंसेस हैं लेकिन ये भी सही है। बेसिक चीज इसका मतलब है ये जानने की है यहाँ पर कि एटलीस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ और द एरिया ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वैसे ब्रॉडली हम लोग चाहे ये मानते हुए चलें कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ब्रॉडली यहाँ पर डिफरेंस है। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग यहाँ पर डिफरेंस मान करके चलेंगे।
मैंने आपको जब स्टडी मैनेजमेंट मॉडल के बारे में बताया था वहां पर भी थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन, एक ब्रीफ सी डेफिनेशन दोनों की दी थी, गोल्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ब्रॉडली स्पीकिंग ये लगता है कि ये दोनों एक ही मतलब है, लेकिन इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग इनको डिफरेंशिएट करके चलेंगे। गोल्स अलग चीज है और ऑब्जेक्टिव्स अलग चीज है। इसमें ये ध्यान रहे कि जिस तरह से विजन और मिशन में ऑर्गेनाइजेशंस कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, विजन को मिशन बता देते हैं और मिशन को विजन बता देते हैं, उसी तरह से जो भी माइन्यूट सी मीनिंग डिफरेंस है गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस और कई लोग भी और कई बुक्स में भी आपको इनका जो मतलब है वो इंटरचेंज करके लिखा हुआ मिल सकता है। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का जो मतलब बताया जा रहा है उसी को लेकर के हम लोग आगे चलेंगे। ब्रॉडली स्पीकिंग हम लेकिन ये कह सकते हैं कि दोनों में बहुत ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। गोल्स को भी अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना है, बट इवन देन तो इसको लेकर के चलते हैं, क्या मतलब है गोल्स का और क्या मतलब है ऑब्जेक्टिव्स का। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, इन दोनों टर्म्स को जैसा अभी मैंने कहा, दे आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। Goals are often used interchangeably with the term objective. However, there is a subtle difference between the two. Slight सा minute difference इन दोनों में है, लेकिन difference है जरूर, और वो difference काफी important है, at least from the perspective of strategic management. क्योंकि strategic management में जब हम पूरा strategic intent का process डिफाइन करेंगे तो ये डिफरेंस ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों को गोल्स आइडेंटिफाई करने होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उन गोल्स के थ्रू उन गोल्स को ट्रांसलेट करके उन गोल्स को और ज्यादा आगे बढ़ा करके ऑब्जेक्टिव्स तक को डिफाइन करते हैं और फिर उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये डिफरेंस छोटा जरूर है लेकिन इम्पोर्टेंट काफी है। सो गोल्स आर open-ended statement of what one wants to accomplish. Open-ended statement होगा, broad statement होगा, बिल्कुल स्पेसिफिक बताने की, नैरो डाउन करने की जरूरत नहीं है। एक ओपन सा स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि हम क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, वो हमारा गोल हो गया। No quantification therefore is required of what is to be achieved. हमें MBA करना है, ये हमारा गोल है। अब थोड़ा सा इसमें कहीं कंफ्यूजन भी हो सकता है कि गोल्स और विजन में क्या डिफरेंस है। तो हमें मैनेजर बनना है, ये हमारा मिशन, ये हमारा विजन हो सकता है, और उसको वो मैनेजर बनने के लिए हमें MBA करना है, वो हमारा शॉर्ट रन में गोल हो सकता है। और उसको भी जब हम आगे क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई MBA करना है और उसके बाद मैनेजर बनना है, तो कुछ एक प्रॉपर परसेंटेज कुछ होना चाहिए, कितने टाइम में MBA कर लेना है, ये सब जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो गोल्स आर ओपन-एंडेड स्टेटमेंट ऑफ व्हाट वन वांट्स टू अकम्प्लिश. No quantification of what is to be achieved is required in goals, and also no time criteria is there for completion. तो goals broad होंगे, open ended होंगे, थोड़ा सा vague होंगे, बस इतना बता दिया कि हमें क्या accomplish करना है, हमें क्या टारगेट पाना है, उसको क्वांटिफाई भी नहीं कर रहे हैं और टाइम भी नहीं हम बता रहे हैं। They denote what an organization hopes to accomplish in a future period of time, in a not very specific future period of time. जब भी हम कहते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम की बात यहाँ पे की जरूर जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाइड होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कुछ अकम्प्लिश करने की बात कर रहे हैं तो वो फ्यूचर में ही कहीं हो सकता है, पास्ट में तो हो नहीं सकता। तो आगे चल करके हमें क्या पाना है ये हम बताएंगे गोल्स में, लेकिन वो कितना आगे चल करके होगा, कितने टाइम में होगा, ये स्पेसिफाई यहाँ पर नहीं किया जाता है।
तभी उसे हम गोल बोलेंगे। It represents the future state or outcome of effort put in now. अभी जो भी कुछ हम एफर्ट कर रहे हैं, अभी जो भी कुछ मेहनत कर रहे हैं, उसका क्या आउटकम हमें मिलेगा, उसकी कुछ पिक्चर हमारे दिमाग में होनी चाहिए, वरना डायरेक्शनलेस एफर्ट आपका होगा। तो गोल्स रिप्रेजेंट द फ्यूचर स्टेट और आउटकम ऑफ द एफर्ट्स दैट वी आर पुटिंग इन एट प्रेजेंट। एंड गोल्स are a broad category of financial as well as non-financial issues, और इन सारी चीज़ों को मिला करके इनको जो हम अपने गोल्स बनाते हैं या फर्म के गोल बनाते हैं। So there are a broad category of financial and non-financial issues which are addressed by goals that a firm sets. तो जो भी गोल्स बनाए जा रहे हैं उनसे फाइनेंशियल इश्यूज, नॉन फाइनेंशियल इश्यूज, ये सारी चीज़ें उसके थ्रू एड्रेस की जाएंगी बाय द ऑर्गेनाइजेशन, द एंटरप्राइज और द फर्म। देन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑब्वियसली कुछ पोटेंशियल सेट ऑफ गोल्स होंगे, एक सेट ऑफ गोल्स होंगे जिसको कि वो अचीव करने के लिए ही एग्जिस्ट कर रहा है। इट हैज, the organization has to exercise a choice from among all these goals. Goals then are generalized and qualitative. Goals जो हैं वो generalized होते हैं, specific नहीं होंगे, और qualitative होंगे, quantitative नहीं होंगे। They are broadly stated aims which may not be measurable and comparable. इसको भी थोड़ा सा ठीक से ध्यान से समझना पड़ेगा। गोल्स मेजरेबल नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पता नहीं चलेगा। हाँ, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, दोनों को एमबीए करना है, दोनों ने एमबीए कर लिया, अब दोनों के मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं, किसी को जो कम टाइम में लग सकता है, किसी को ज्यादा टाइम भी लग सकता है, तो ये डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक्चुअली गोल तो दोनों ने ही अचीव कर लिया है। तो इसलिए दे आर ब्रॉडली स्टेटेड एम्स, जो कि हो सकता है मेजरेबल ना हो और कंपेरेबल भी ना हो, कि दोनों ने एमबीए कर लिया है तो किसने ज्यादा अच्छे से गोल अचीव किया और किसने उतने अच्छे से अचीव नहीं किया, दोनों ने ही एक्चुअली गोल अचीव कर लिया। तो दे आर जनरलाइज्ड, दे आर क्वालिटेटिव, दे मे नॉट बी मेजरेबल। तो कुछ एग्जाम्पल, ये अलग अलग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एक अभी मैंने एमबीए करने वाला एग्जाम्पल लिया ही। मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। टाइम पे आने पे गुड मॉर्निंग होता है, देर में नहीं। चलिए सर ठीक है चलो। तो एग्जाम्पल ये जो हैं कुछ ऐसे देख सकते हैं कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी है, ये गोल हो गया। अ सिंपल स्टेटमेंट ऑफ अचीविंग increased profitability for the organization can be stated as a goal for the organization. तो increased profitability, अब increased profitability मतलब क्या है? प्रॉफिटेबल जितने भी प्रॉफिटेबल हैं उससे थोड़ा भी बढ़ गया तो इंक्रीज हो गया, ये गोल हो गया। यहाँ पर कुछ भी क्वांटिफाई हम नहीं कर रहे हैं, ये हमने नहीं कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो कितनी इंक्रीज करेंगे। जैसे ही अगर हम ये बताएंगे, अब इसमें दो चीजें अगर ऐड कर दी जाए कि प्रॉफिटेबिलिटी हम कितना इंक्रीज करेंगे, मे बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इतने परसेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, इतना परसेंट इंक्रीज हम कितने टाइम में अचीव करेंगे। ये दोनों चीजें अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये गोल से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। बट when we only say that we want to achieve increased profitability for the organization, it is just a goal. तो broad है, qualitative है, vague है, unspecified है, इसलिए ये goal है। Similarly, यूरोपियन यूनियन का गोल जो एक यहाँ पर लिखा हुआ है, द गोल ऑफ द यूरोपियन यूनियन is the complete economic integration
of all its member countries, 27 in number, 27 member countries, so that goods made in one part of Europe may or can move freely without ever stopping for a customs inspection. तो एक सिंपल सा गोल है, कोई भी इस तरह का कोई यूनियन, कोई एसोसिएशन, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी इस तरह से अगर बनती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, तो उसका बेसिक पर्पस फ्री ट्रेड का ही होता है। तो यूरोपियन यूनियन भी इसीलिए बनाया गया, द यूनियन ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोप। ये बनाया गया किस लिए? जिससे कि जब भी एक देश से दूसरे देश में कुछ भी ट्रेड हो रहा है तो कस्टम इंस्पेक्शन के लिए, कस्टम इंस्पेक्शन तो होगा ही बॉर्डर पर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये अचीव करने को कहा कि हम आपस में फ्री ट्रेड होगा और कस्टम इंस्पेक्शन की कोई बात नहीं होगी। ये अचीव करना है। कितने दिन में अचीव करना है, कितने टाइम में अचीव करना है, कितने साल में अचीव करना है, ये मेंशन नहीं है। ये अगर मेंशन किया जाए तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, नहीं मेंशन्ड है तो ये गोल है। सिमिलरली द गोल ऑफ नाफ्टा इज improved, ये भी ट्रेड से रिलेटेड है, is improved trade among the 3 member countries rather than complete economic integration. यूरोपियन यूनियन का थोड़ा सा ज्यादा लार्जर गोल है, उसी तरह नाफ्टा का उतना लार्ज गोल नहीं, उतना बड़ा गोल नहीं है, लेकिन उससे छोटा गोल है, कुछ कम चीज अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रेड के टर्म्स में ही वो भी कहा जा रहा है। एक अनरिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये टर्म नाफ्टा आया है, तो व्हाट इज नाफ्टा? एनीवन? नाफ्टा का फुल फॉर्म? हाँ, नाफ्टा का फुल फॉर्म, और No. ये हाँ, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हाँ, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। कौन बता रहा? सोनम? यस सर। ये पुराना वाला याद है या मालूम था या क्या? सर याद है, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए, वेरी गुड। सर फुल फॉर्म भी मालूम है। नहीं, ये क्योंकि बीबीए की क्लास में भी ये बात हुई थी, अब मुझे ये तो नहीं याद है कि सोनम थी उसमें कि नहीं थी। पता है तो भी अच्छी बात है, वो याद है 3 साल पहले का तो भी अच्छी, 2 साल पहले का तो भी अच्छी बात है। दैट्स गुड। तो इट इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। द गोल ऑफ NAFTA, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इज इम्प्रूव्ड ट्रेड among the 3 member countries rather than complete economic integration of these 3 countries. अब ये भी कोई बता दे मुझे कि ये 3 मेंबर कंट्रीज कौन सी हो सकती? एक्चुअली अब तो ये ज्योग्राफी का सवाल हो गया। अगर मालूम है तो करंट अफेयर्स का भी सवाल है, इकोनॉमी का भी सवाल है, लेकिन नहीं भी मालूम है तो ज्योग्राफी अगर थोड़ी आती है तो भी बता सकते हैं कि ये 3 मेंबर कंट्रीज हो कौन सी सकती। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से देश हैं भाई? 3 में से एक का नाम भी नहीं मालूम किसी को? सर एंड फॉर तो नाफ्टा आई थिंक। हाँ सर नाफ्टा। लाफ्टा, ठीक है। मैंने पूछा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ये है, और वहां की 3 कंट्रीज की बात हो रही है कि इस ट्रीटी के, इस अग्रीमेंट, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यूएसए, हाँ सर याद नहीं आ रहा था मुझे। हाँ, 3 में से एक तो याद होने चाहिए कम से कम। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, वेरी गुड। तो ये 3 कंट्रीज हैं, तो इनके बीच का जो, हाँ, इनके बीच का जो अग्रीमेंट है, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा, जो यूरोपियन यूनियन का जो ऑब्जेक्ट का जो गोल है कि गुड्स मेड इन वन पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कैन मूव फ्रीली विदाउट एवर स्टॉपिंग फॉर कस्टम्स इंस्पेक्शन, ये नहीं अचीव करना है। केवल ये अचीव करना है कि ट्रेड रिलेशंस इन 3 देशों में इंप्रूव हो जाए, कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं। देखिए, ये थोड़ा सा, चलो अलग चीज है, लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में ये एक बात हम लोग कर सकते हैं, क्यों यूरोपियन यूनियन में
इतना ज्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अचीव करने की बात की जा रही है कि जिस तरह से एक देश के अंदर बिना कस्टम्स इंस्पेक्शन के गुड्स मूव कर सकते हैं, उसी तरह से इन 27 देशों के बीच में बिना बॉर्डर पे कस्टम इंस्पेक्शन के गुड्स मूव करें, वो तो ये अचीव करना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज जो हैं, मेक्सिको, यूएसए और कनाडा की, वो इतना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं अचीव करना चाह रहे हैं, केवल इम्प्रूव्ड ट्रेड अचीव करना चाह रहे हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है? तो इसका रीजन केवल इतना है, और उससे कुछ और भी चीज हम आगे समझ सकते हैं। एक्चुअली यूरोपियन यूनियन में यूरोप के जितने भी नेशंस हैं, ब्रॉडली वो सारे के सारे देश करीब करीब सेम लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर हैं। उनकी इकोनॉमी मोर और लेस एक ही लेवल पर है, और इसलिए वो लोग पूरी कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अफोर्ड कर सकते हैं। मालूम है बगल वाला देश जो है वो भी हमारे जैसा है, उसका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे जितना है, हम भी उतने ही हैं। तो अगर फ्री मूवमेंट होगा गुड्स का तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे तरफ वहां पे देश चाहे ज्यादा हो, यहाँ पर नाफ्टा में केवल 3 ही देश हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मेक्सिको कैन नॉट बी टेकन टू बी एट द सेम लेवल विद यूएसए एंड कनाडा। तो वहां अगर हम कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज वाली सिचुएशन हो सकती है, जो लेस डेवलप्ड कंट्री है और जो मोर डेवलप्ड कंट्री है वहां पर। इसलिए इन्होंने कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात इसीलिए नहीं की और केवल इम्प्रूव्ड ट्रेड की बात कर रहे हैं। खैर तो एक अलग बात हुई। बस यहाँ पर समझना ये है, 3 अलग अलग तरीके के गोल्स बताए गए हैं, तीनों में कहीं पर भी क्वांटिफाई करने की बात नहीं हुई है। ना तो ये बताया गया है कि कितने टाइम में अचीव करेंगे, ना तो ये बताया गया है कि कितने डिग्री तक अचीव करेंगे। तो these were some examples and this was the meaning of goals। अब इसके आगे फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं। Now objectives are the ends that state specifically how the generalized goals, जो कि पहले से बन चुके हैं, of the organization shall be achieved। तो जो जनरलाइज्ड गोल्स बनाए गए हैं वो अब स्पेसिफिकली कैसे अचीव करेंगे या कितने टाइम में अचीव करेंगे और कितने डिग्री तक अचीव करेंगे, ये स्टेट जब हम करते हैं तो हम एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे आर कॉन्क्रीट, दे आर स्पेसिफिक, दे मेक द गोल्स ऑपरेशनल। हमने एक गोल बना लिया है कि हमें ये अचीव करना है। अब गोल है, अचीव करना है, जब तक टाइम नहीं बताएंगे तब तक ऐसा भी हो सकता है कि हम उसकी तरफ कोई एफर्ट ही ना करें, क्योंकि टाइम तो अभी डिसाइड ही नहीं किया है। तो टाइम हफ्ते भर का है या महीने भर का है या 2 साल का है, जितना भी हो सकता है, जब तक कुछ भी नहीं कह रहे हैं तो हम उसकी तरफ एफर्ट भी नहीं करेंगे। तो वो गोल एक तरफ किनारे पड़ा हुआ है, ये गोल है। हमने जैसे ही ये डिसाइड किया कि ये पर्टिकुलर गोल इतने टाइम में अचीव कर लेना है, अब उसके ऊपर काम करना जरूरी हो जाएगा। तो ऑपरेशनल हो जाएगा वो गोल, या फिर उसके ऊपर एफर्ट करना लोग शुरू कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशन उसके तरफ एफर्ट करना शुरू कर देगा। दे टेंड टू बी मेनली क्वांटिटेटिव इन स्पेसिफिकेशन। तो क्वांटिटेटिव होंगे, क्वांटिफाई किया जाएगा, इतने परसेंट तक इंक्रीज करनी है प्रॉफिटेबिलिटी, इतने परसेंट मार्केट शेयर अचीव करना है, इस तरह से कोई भी चीज आप ऐसे इतना परसेंट रेवेन्यू जनरेट करना है, इंक्रीज करना है। तो ये जब भी हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव्स में कहलाएंगे। दे आर मेजरेबल एंड कंपेरेबल, क्योंकि क्वांटिफाई है, क्योंकि टाइम बाउंड है, इसलिए उसको आसानी से मेजर किया जा सकता है और कंपेयर भी किया सकता है दो अलग अलग लोगों के लिए। दे आर स्पेसिफिकली स्टेटेड एम्स, स्पेसिफिक होंगे। दे डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप विद इट्स
एनवायरनमेंट। गोल तो हमने कुछ भी बना दिया, इंटरनली बना भी लिया, लेकिन एनवायरनमेंट को देखते हुए फिर हम उसको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की रिलेशनशिप और एनवायरनमेंट के साथ किस तरह की है, उसी के हिसाब से हमें गोल्स भी, ऑब्जेक्टिव्स भी बनाने पड़ेंगे, गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। They obviously help an organization pursue its vision and mission. ये स्टेटमेंट हम गोल्स के लिए भी कह सकते हैं। They provide the basis for strategic decision making. तो जब हमने गोल्स के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स भी बना लिए, तो फिर उसके बेसिस पर अब स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जाएंगे, जो ऐसे काम किए जाएंगे जिनके थ्रू हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली दे प्रोवाइड द स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के डायरेक्शन में कितना ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोग्रेस किया, उनको अचीव करने के डायरेक्शन में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया, उसके बेसिस पर उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा सकता है। तो जो पहला गोल लिया था, एग्जाम्पल गोल का लिया था हम लोगों ने, इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी, उसको अगर हम ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करें, ईयर को हम थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पास्ट का एग्जाम्पल है, लेकिन ये कहा जा सकता है टू इंक्रीज द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी इन अ पर्टिकुलर ईयर बाय अ सर्टेन परसेंटेज ओवर द प्रीवियस ईयर, या फिर उससे भी ज्यादा पीरियड कुछ हो सकता है। तो say to increase the firm's profitability in the year 2018 by 10% over 2017. अब ये इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी का जो गोल था, उसमें ना तो हमने ये बताया था कि कितने टाइम में ये गोल अचीव करेंगे, ना तो हमने ये बताया था कि कितना इंक्रीज करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी को। जैसे ही हम ये दोनों चीजें बता रहे हैं, वैसे ही ये गोल ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो दिस इज देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कुछ डिफरेंसेस हैं, वैसे तो जितना भी कुछ डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया अभी तक, उससे ये डिफरेंसेस क्लियर भी हैं। तो गोल्स डिनोट व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन होप्स टू अकम्प्लिश इन अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। तो आगे जाकर के क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं, ये गोल हो गया। ऑब्जेक्टिव्स हाउएवर आर द एंड्स दैट स्टेट स्पेसिफिकली हाउ दीज गोल्स शैल बी अचीव्ड। तो आगे के पीरियड में जो भी कुछ अचीव करना है, वो कैसे एग्जैक्टली करेंगे और कितना अचीव करने पर माना जाएगा कि गोल अचीव हो गया है, ये ऑब्जेक्टिव में बताया जाएगा। गोल्स आर जनरलाइज्ड, ऑब्जेक्टिव्स आर कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। Goals mostly will be qualitative. However, objectives tend to be mainly quantitative in specification. Time और extent, ये दोनों चीजें हम क्योंकि बताते हैं इसमें, इसलिए ये क्वांटिटेटिव हो जाता है। क्योंकि गोल्स क्वालिटेटिव हैं और क्योंकि गोल्स जनरलाइज्ड हैं, इसलिए at times they may not be measurable and comparable। ये पॉइंट भी हम लोगों ने पहले देखा था। However, on the other hand, objectives will always be measurable as well as comparable। Goals broadly stated हैं और objectives specifically stated aims होते हैं। Goals और objectives में कभी-कभी differences पूछे जाते हैं। तो अगर आपको broadly मतलब प्रॉपरली इन डिटेल इन दोनों के बारे में मालूम है, तो जो भी कुछ अभी तक हम लोग डिस्कस किया है, ये सारे डिफरेंसेस वहीं से निकल करके आ रहे हैं, कोई और नई चीज नहीं। सॉरी। तो चाहे गोल्स हों चाहे ऑब्जेक्टिव्स हों, ये किन किन चीजों से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन सेट करते हैं। एरियाज इन विच अ कॉर्पोरेशन में एस्टैब्लिश इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में अभी हम लोगों ने बात की ही। तो
फॉर प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड गोल्स सेट हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किया जा सकते हैं, उसी को आगे बढ़ा करके स्पेसिफाई करके। इफिशियंसी इंक्रीज करना ये गोल हो सकता है, यानी कि कॉस्ट को लोअर करेंगे, कॉस्ट को कितना लोअर करेंगे और कितने टाइम में लोअर कर देंगे, ये उसी से आगे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ग्रोथ अचीव करने की जब बात हम करेंगे, अगर मार्केट शेयर में ग्रोथ, सेल्स वॉल्यूम में ग्रोथ, रेवेन्यू में ग्रोथ, इंक्रीज इन टोटल एसेट्स में मतलब ये भी ग्रोथ हो गया। ये इन चीजों की बात जब हम कर रहे हैं तो गोल की बात कर रहे हैं। अगेन इसको भी जब हम क्वांटिफाई जैसे ही करेंगे और टाइम बाउंड कर देंगे तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज करने से रिलेटेड भी गोल हो सकता है, और when it is again quantified it will be objective। dividends plus stock price appreciation, ये गोल और ऑब्जेक्टिव में इसको भी बोल सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ROE मतलब क्या हुआ भाई, और ROI, व्हाट इज ROE, व्हाट इज ROI? ये मत कहिएगा सर लिखा तो आपने है, बताएं हम लोग क्यों। सर नहीं पता। नहीं पता। ROE थोड़ा सा अलग टर्म हो सकता है, ROI तो ऐसा टर्म है जो कि अक्सर यूज होता रहता है, ROI क्यों नहीं पता, तो गलत बात है। हाँ, R is for return, O is for on, return on इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल, रिटर्न ऑन यस सर। ROI। तो ROI तो कॉमन टर्म है ना, ROI तो अक्सर बोला जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और सभी लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, चाहे कंपनीज हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे इंडिविजुअल्स हो। आपने पैसा कुछ बैंक में जमा किया, FD में FD फिक्स डिपॉजिट कर दिया कुछ पैसा, उस पर रिटर्न कितना मिलेगा, यू विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड। आपने कुछ शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, उस पर रिटर्न कितना मिलेगा, ये हमेशा इंटरेस्ट की बात आपकी होगी और उसी बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROE क्या हो सकता है, रिटर्न ऑन एक्सपेंडिचर, तो कितना स्पेंड किया, कितनी हुई और उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। यूटिलाइज मतलब कि सिंपल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कितना इफेक्टिव है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आपका ROE और ROI ज्यादा होगा, इसका मतलब आपने रिसोर्सेज को का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अचीव कर लिया। रेपुटेशन, इससे रिलेटेड भी हमारा गोल हो सकता है, बीइंग कंसिडर्ड अ टॉप फर्म, रेपुटेशन, गुडविल, इससे रिलेटेड भी गोल्स हो सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉय सिक्योरिटी, वेजेस, डाइवर्सिटी, ये भी इनसे रिलेटेड भी गोल्स कंपनीज के, ऑर्गेनाइजेशंस के हो सकते हैं। तो ये अलग अलग, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। कंपनीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इनसे रिलेटेड या कुछ और भी तरह के गोल्स और उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम कर सकते हैं। ये इस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया गया है, तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेंगे या कोई हाइपोथेटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर लेंगे, तो उसमें उसके जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे वो इन चीजों से रिलेटेड बना सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और ये एग्जाम्पल्स हैं। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, सोसाइटी को ऑर्गेनाइजेशन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि अब ज्यादा रेलेवेंट होते जा रहे हैं। अगर हम पिछली स्लाइड में दोबारा से जाएं, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स। द प्राइमरी गोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होता है, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कभी कभी इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी बोल दिया जाता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो पहला जो पॉइंट लिखा है प्रॉफिटेबिलिटी, वो तो उसमें कवर ही हो गया। लो कॉस्ट वाला जो पॉइंट है वो भी उससे रिलेटेड हो गया।
ग्रोथ वाला जो पॉइंट है वो भी उसी से रिलेटेड हो गया। शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है। आरओआई बढ़ाएंगे तो भी वही चीज अचीव करेंगे। इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा रीसेंट ओरिजिन के हैं। अब ऑर्गेनाइजेशंस इन चीजों के ऊपर भी ज्यादा ध्यान देने लगे हैं कि हमारी रेपुटेशन कैसी है, हम इम्प्लॉइज को के बेनिफिट के लिए, इम्प्लॉइज की ग्रोथ के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशंस टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, वेजेस, डाइवर्सिटी, जिन चीज़ों में एम्प्लॉइज इंटरेस्टेड रहते हैं, तो हमारे एम्प्लॉइज हमसे कितना खुश हैं, वो कितना उनको फायदा हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी जब हम देखते हैं तो कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज ये हो गया। फिर इसी तरीके से कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, तो हमारी जो बेसिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो सोसाइटी को हम क्या दे रहे हैं, सोसाइटी से ही, सोसाइटी में ही एग्जिस्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो सोसाइटी को वापस क्या दे रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस पेड। जो भी ऑर्गेनाइजेशन टैक्स पे कर रहा है, जो भी इंडिविजुअल्स भी टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो एक तरह से सोसाइटी को वापस दे रहे हैं कुछ। पार्टिसिपेशन इन चैरिटीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोवाइडिंग अ नीडेड प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये जो लास्ट पॉइंट है इसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ सकते हैं कि किस चीज की एक्चुअली लोगों को जरूरत है। तो फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट में जा रहा है, तो वेस्ट मैनेजमेंट कैन बी अ प्रोजेक्ट जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा भी हो रहा है और सोसाइटी को भी बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के काम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है जो कि जिससे कि जो कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के पर्व्यू में आ सकते हैं, तो वो भी उससे रिलेटेड भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं। मार्केट लीडरशिप, ऑब्वियसली ये मार्केट शेयर को बढ़ाना, ये एक गोल हो सकता है। कितना बढ़ाना, कब तक बढ़ाना, ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, मतलब कि इनोवेशंस हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, नई चीजें, क्रिएटिविटी को हम कितना प्रमोट कर रहे हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब चीजें एक्चुअली देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कि विजन से ही मिशन निकल करके आता है, मिशन से ही वैल्यूज निकल करके आती हैं, और वैल्यूज से ही फिर आगे की चीजें भी बन रही हैं। तो इनोवेशन to become an innovative organization, this can be a value. To promote creativity can be a value, और उसी से रिलेटेड फिर हमारे गोल्स भी बन सकते हैं। तो to achieve technological leadership through innovations and creativity, this can be a goal। और इसके लिए कुछ टाइम फ्रेम भी सेट कर दें तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सर्वाइवल, टफ टाइम्स में केवल सरवाइव करने का भी एक गोल हो सकता है। अवॉइडिंग बैंक्रप्सी, बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन है, बहुत ही ज्यादा एडवर्स थ्रेटनिंग सिचुएशन है, एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, या जैसा आज के सिचुएशन में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का गोल ये हो सकता है कि हम किसी तरह से सरवाइव कर ले जाएं इस पीरियड में, और बाकी ग्रोथ तो बाद में भी अचीव कर सकते हैं। तो एडवर्स conditions, adverse situations में simple survival can also be a goal for an organization. So this importance of objectives or roles played by objectives in strategic management. Objectives define the organization's relationship with its environment. ये बात हम पहले भी वैसे बोले थे। Objectives help an organization to pursue its vision and mission. Objectives provide the basis for strategic decision making. Objectives provide the standards for performance appraisal. ये पहले हम लोगों ने बात की थी। पीछे कैसे चलेगा? नो, कुछ और पॉइंट्स ये हैं, जल्दी से इनको देख लें। ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडरस्टैंडेबल, आसानी से समझ में आने चाहिए। दे शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक, वरना वो ऑब्जेक्टिव ना होकर के गोल कहलाएंगे। दे शुड ऑलवेज बी रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम, कितने टाइम में अचीव करना है। They should be measurable as well as comparable. They should be challenging. ऑब्जेक्टिव ना तो बहुत आसान होने चाहिए, ना तो बहुत मुश्किल होने चाहिए। जो बहुत आसान चीज को हम अचीव करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होते हैं,
क्योंकि उसका क्रेडिट हमें शायद ना मिल पाए, और बहुत मुश्किल चीज होगी तो भी हम ज्यादा मोटिवेट नहीं होंगे क्योंकि हमें लगता है कि हम फेल हो सकते हैं। तो दे शुड बी चैलेंजिंग, ना तो बहुत मुश्किल ना ही बहुत आसान। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विद ईच अदर। ऑब्वियस सी बात है, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स अगर बनाए जा रहे हैं तो वो आपस में रिलेट करने चाहिए, एक दूसरे के एडवर्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्टिव्स ना जा रहे हों, ये जरूरी है। एंड दे शुड बी सेट within the constraints in which the organization is operating. ठीक है, फिर ये कुछ चीजें हैं, ये हम लोग अगली क्लास में या तो कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं वैसे इसमें, स्पेसिफिक होने चाहिए, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, पीरियड होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव को, दे शुड बी रिलेटेड टू रियलिटी, रियल होने चाहिए, और क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। बेसिकली यही चीजें हैं, ये और ज्यादा कुछ ऐसा इसमें नहीं है। तो दिस इज अबाउट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मेरे ख्याल से बेसिक डिफरेंस जो है दोनों के बीच में वो तो क्लियर ही हो गया होगा। यस सर। एनी क्वेश्चन? देयर आर नेवर एनी क्वेश्चंस, ऐसा क्यों है भाई? मुझे लगता है कि सब मीटिंग ज्वाइन करके सो जाते हैं, वीडियो ऑन कराना पड़ेगा। सोते नहीं है। सोते नहीं है? अच्छा, दिमाग तो सो ही जाता है भाई। कुछ कुछ तो सवाल होना चाहिए, नहीं कुछ तो है ना। तो इतने बढ़िया आप स्टूडेंट हैं, ना तो इतने बढ़िया हम टीचर हैं, सवाल ही ना उठे। हाँ चलो, इसीलिए मैं कह देता हूँ, हो सकता है इसीलिए मैं पीपीटी भी शेयर कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देता हूँ, कि अगर आप दोबारा देखें, बाद में कुछ सवाल उठ जाए, व्हाट्सएप पे पूछ लो, इंडिविजुअली हमसे पूछ लीजिए, कुछ भी, कुछ तो डिस्कशन होता रहे। क्योंकि अभी तो पता नहीं क्लास कब शुरू होगी, उसमें भी तो आप लोग मतलब आ पाएंगे, क्या होता है, तो अभी तो ऐसे ही चलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।